बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमारे पड़ोस में रहती थी। नाम तो उसका शहाना था, मगर प्यार से घर वाले उसे शीनी कहते थे। उसका कोई बहन था ना भाई। जब तक बाप हयात था, उसने बेटी को आराम, प्यार और सुकून की जिंदगी दी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यही वजह थी कि वो मगरूर और खुदसर हो गई थी। जब बाप का साया सर से हटा, तब शीनी सयानी हो चुकी थी। अब किसी को खातिर में न लाती, हर बात में मनमानी करती। उसको काबू में रखना घर वालों के लिए मुश्किल हो गया। वो अब 17 बरस की हो चुकी थी। उस पर रूप आने लगा था। वो रोज बरोज निखरती जा रही थी। उस वक्त वो गमज़दा उदास भी हो रही थी। उन्हीं दिनों खेत से साग तोड़ते वक्त उसकी मुलाकात मीरू से हो गई। दोनों के दिलों ने एक दूसरे के सिग्नल्स वसूल किए और चाहत के सिग्नल्स के जरिए आने जाने लगे। उनके बीच मुलाकातें होने लगी और फिर गहरे मरासिम पैदा हो गए। उन्होंने बहुत एहतियात की कि उनका राज दुनिया वालों पर आश्कार ना हो सके, लेकिन ये मुहाल था कि ऐसे ताल्लुक छुपते नहीं। उनके बीच की बात निकल गई। उड़ती उड़ती खबर शीनी की माँ जुबैदा के कानों तक पहुंची। वो सन्नाटे में रह गई। भागी हुई अपने भाई के पास पहुंची और दिल पर हाथ रख कर दुखड़ा बयान किया। उनके भाई ने ये मशवरा दिया, शहाना की शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पानी सर से गुजर जाए और फिर इस गफलत की तलाफी मुमकिन न रहे। जुबैदा के भाई ने यह भी पेशकश की कि वो बेटी को बहू बनाना चाहता है। इस तरह घर की बात घर में रहेगी और मसला भी हल हो जाएगा। शीनी की माँ ने इनकार कर दिया। कहने लगी, भाई, मरहूम शोहर की वसीयत से मजबूर हूँ। मरते दम उसने वादा लिया था कि वो शीनी की शादी अपने भाई के बेटे जबार से करेंगे। जब उसने ये वादा लिया था, अपने भाई को बतौर गवाह पास बिठा लिया था। अब आप कौल से मुकर नहीं सकती, वरना मुझे बात तनाज़ा की सूरत बरादरी में ले जाएगा। अब तुमसे इल्तिजा है कि सरप्रस्त बनकर मेरी बेटी के सर पर हाथ रख कर इज्जत से उसको रुखसत कर दो। अनवर ने जुबैदा को तसल्ली दी कि फिक्र ना करे, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। मामू ने उसके जहेज की तैयारियां शुरू कर दी। जब शीनी को इल्म हुआ कि उसको दुल्हन बनाने के सामान हो रहे हैं, तो वो सख्त मुस्तरिब हो गई। मामू से डरती थी, माँ से एहतजाज बेकार था। लिहाजा उसने अपने महबूब अमीर बख्श उर्फ मीरू से कहा, अब कोई रास्ता नहीं है, माँ और मामू मानेंगे नहीं, इसलिए चलो भाग चलते हैं। लेकिन उसका महबूब मीरू शरीफ था या बुज़दिल। उसने शहाना की तजवीज़ की हौसला अफजाई ना की और उसको समझाने की कोशिश की कि वो ये कदम उठाने से बाज रहे, और कहा कि हम शरीफाना तरीके से एक दूसरे के होने की कोशिश करेंगे। तुम ख्वाबों की दुनिया में मत रहो और याद रखो कि शरीफाना तरीके से तो तुम मुझे कभी भी हासिल न कर सकोगे। मामू न सिर्फ इनकार कर देंगे, बल्कि तुम लोगों की बेइज्जती करने से भी बाज न रहेंगे। चीनी ने कहा, ठीक है। मीरू का रिश्ता ठुकरा दिया गया। बुरा भला कहा गया। वो शीनी से मोहब्बत करता था, तभी खामोशी से जिल्लत सहकर घर से निकल गया। इस नाकामी पर एक बार फिर शीनी को भागने पर उकसाया। मंसूबा बनाने के बावजूद ऐन वक्त पर वो इस मंसूबे पर अमल न कर सका। जो रोती धोती शीनी दुल्हन बनी चचा के घर आ गई। रुखसती के वक्त घूंघट में भी उसने माँ से यही कहा था कि अब मुझको बद्दुआ देकर विदा करने की ज़रूरत नहीं। अगर मीरू की ना बनी तो मेरा नाम शहाना नहीं, तुम मुझे चमारन कहना। तुमने अपनी ज़िद को पूरा किया, अब देखना तुम्हारी शहाना क्या करेगी। अब तुम मुझसे गिला मत करना, क्योंकि तुमने तो अपनी पूरी की। अम्मा खामोशी से सुनती रही। सोचा लड़की नादान है, शोहर का प्यार मिल जाएगा तो माजी भुला देगी। अभी गुस्सा है, औल फूल बक रही है। कहते हैं ना, जहाँ दिल मिले वहाँ मसलहतें गर्द हो जाती हैं। शादी जिस्मों का नहीं, रूहों का मलाप भी है, तभी खुशियाँ नसीब होती हैं। शीनी की रूह जब बाहर से ना मिल सकी, वो अपने घर में अजनबी रही। शोहर भला मांस था, उसने उस बेचारी को अपनी बीवी के दिल में उठने वाले तूफान का इल्म न था। वो उसको अपनी शरीक हयात कबूल कर चुका था और चाव से ब्याह कर लाया था। वो तो एक नॉर्मल आदमी था। सुबह काम पर जाता, रात को थका हारा घर आता, कभी भी उसे गुस्सा ना होता, कभी उसे प्यार मोहब्बत जतलाता, कभी थकन से चूर यूं ही सो रहता। जबकि शीनी के जिस्म में जवाला दहक रहा था। वो रफ्ता रफ्ता आतिश फशा के रूप में ढलने लगा। जिस कदर वो खुद पर जबर करती, उस कदर मीरू याद आता और उसकी तकलीफ बढ़ जाती। वो ऐसी औरतों में से ना थी जो कुर्बानी देना चाहती थी। बस गुस्सा अंदर ही अंदर दोचंद होता रहा। हर लम्हा अपने महबूब की याद उसको बेचैन रखती थी। जल्द ही वो इस जहनी अजाब से नीम जान हो गई। उसकी जिंदगी उसके लिए जहन्नुम बन गई थी और उस पर यह सितम की शादी के समरात भी मिलने लगे थे। और वो शादी के 2-3 बरसों में 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब उसकी जात की तकसीम शुरू हो गई थी। उधर बच्चे और उधर घर बार, और उधर महबूब की याद और उसकी चाहत।
اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بھیجنے شروع کیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرو اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے خود کو شینی سے دور رکھا مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شینی کی زندگی میں دوبارہ لوٹے، جبکہ وہ بے تاب تھی اور یہ بات اس کے نزدیک معیوب تھی، مگر شینی کو خود پر قابو نہ رہا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طریقے سے سندیسے بھجواتی رہی۔ اس کے پیغامات نہ تھمے، وہ خدا کے واسطے دیتی رہی کہ بس ایک بار مجھ سے ملو۔ میرو کب تک دل پر جبر کرتا، جبکہ محبوبہ دل نواز رو رو کر بلاتی ہو اور وہ پتھر دل نہ رہ سکا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ محبت کا خطرناک کھیل پھر سے شروع ہو گیا کہ جدائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پھر تو یہ آگ ایسے بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے دبیز پردے پڑ گئے اور سدھ بجھ جاتی رہی۔ رات نصف شب گزر جاتی تو جبار گہری نیند سو جاتا۔ شینی جان خطرے میں ڈال کر میرو سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔ ایک رات تو میرو سے ملنے کھیتوں کی طرف آئی تو اسے کتوں نے آ لیا اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تو اس کی خوش نصیبی تھی کہ میرو قریب ہی تھا۔ اس نے کتوں کو ڈرا کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی رات کو جاگ کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے میں خطرہ تھا۔ شینی نے میرو کو مجبور کیا کہ وہ اس کو اس کے گھر آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی خطرناک تھا، مگر بھلا ہو عشق کا اس کا لطفی پرخطر راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ پھر محبوب کے اصرار کرنے پر میرو شینی سے ملنے جبار کے گھر آنا شروع ہو گیا۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کی مت ماری گئی تھی جب وہ دونوں جبار کے گھر کے اندر ملنے لگے۔ جب رات گہری ہو جاتی اور جبار دن بھر کی مشقت سے تھکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو میرو جان خطرے میں ڈال کر شینی سے ملنے اس کے گھر میں چلا آتا۔ وہ اس کے آنے کے وقت سے ذرا پہلے ڈیوڑی میں جا کر کنڈی کھول دیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آتا اور پھوٹنے سے قبل چلا جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے، مہینے میں 3-4 بار شینی کی خوشی کی خاطر میرو کو جان ہتھیلی پر رکھ کر کانٹوں کی باڑ پلانگ کرانا پڑتا، کیونکہ شینی اس سے کہیں ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام کو ہی بادل گھرے ہوئے تھے۔ میرو کو شینی کا سندیسہ ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے۔ موسم واقعی سہانا تھا۔ آج رات تم کو آنا ہی ہوگا۔ سندیسہ اسے ملا تو وہ شام سے ہی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جبار کام سے گھر آیا اور وہ آج کافی تھکا ہوا تھا۔ سارا دن تھریشر پر چڑھ کر سارا کام نپٹایا تھا، تمام فصل سے سارا بھوسا بھی سنبھال لیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، شینی آج رات کو بارش ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر وہ بارش کا خیال کر کے صحن میں سونے کی بجائے اس کمرے میں سو گیا جہاں اس کی بیوی میرو سے ملتی تھی۔ اس گھر میں 2 ہی کمرے تھے، دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کی بجائے کمرے میں سوئے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شینی پریشان تھی کہ میرو کو سندیسہ بھیج چکی تھی۔ کھلے صحن میں اس کے ساتھ بیٹھنا خطرے کو آواز دینا تھا۔ اس کے کمرے میں 2 ہی چرپائیاں تھی، ایک پر جبار سو رہا تھا، دوسری چرپائی پر اس نے دونوں لڑکوں کو سلا رکھا تھا۔ خود اس کے سونے کے لیے کونے میں ایک کھٹیا پڑی تھی۔ ابھی بوندا باندی شروع نہ ہوئی تھی، رات آدھی بیت گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول کر آ گئی۔ اس کے کان صحن کی جانب ہی لگے ہوئے تھے، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کھٹیا کو اس چرپائی کے برابر بچھا دیا جس چرپائی پر بچے سو رہے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹ گئی۔ کھٹکھٹا کیے بغیر میرو دبے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ اس کو دیکھ کر شینی کی جان نکل گئی۔ شینی نے آہستہ سے پکڑ کر میرو کو زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر بولی، میں نے تم کو بلوا تو لیا مگر منع نہ کروا سکی۔ اب باہر برآمدے میں چلو، یہاں جبار اور بچے سو رہے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ کھل گئی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اسے کمرے میں سے باہر لے آئی۔ خدا کرنی کی ہلکی بارش تیز ہو گئی اور پھر موسلا دھار میںہ برسنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کھٹکا ہوا اور سسر کے کانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی سسر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی کوندی کے پیچھے چھپ جاؤ، یہ ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلا جائے گا۔ اتنے میں سسر لاٹھی ٹیکتے ہوئے برآمدے میں آ گئے اور دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ صد شکر کے بوڑھے کی بینائی کمزور تھی اور دیے کی روشنی مدھم۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جدھر وہ بیٹھے تھے جانوروں کو باڑے میں پایا تو مڑ کے اندر چلا گیا۔ تب اس کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ میںہ تیزی سے برس رہا تھا مگر اب میرو کا یہاں مزید رکنا موت کو دعوت دینا تھا۔ وہ برستی بارش میں چلنے کو ہوا تب بچے کے رونے کی آواز سے جبار کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے لالٹین پکڑا اور برآمدے میں آیا۔ اس کے پیروں کی آہٹ سن کر ترنت میرو کو ندی کے پیچھے چھپ گیا اور شینی تیز قدموں سے لپکتی کمرے کی طرف آئی۔
चीनी ने शौहर को कमरे की दहलीज पर आ लिया। किधर चली गई थी? बच्चे की होश नहीं मेरी नींद खराब कर दी उसने। मैं देखने गई थी मवेशी सहन में तो नहीं रह गए, बारिश हो रही है। तभी वो ये कहती जल्दी से बच्चे के पास गई और उसके पहलू में आकर उसके पास अपनी चारपाई पर लेट गई। वो अब उसके सोने का इंतजार करने लगी। मीरू बदस्तूर कूंदी के पीछे खड़ा था, मट्टी की कूंदी जिसमें गंदम जखीरा करते थे। उस वक्त वही उसकी जान बचाने का जरिया। बारिश जोर दिखाकर थम गई थी। बच्चा अब सो रहा था। जबार को नींद ना आई। वो उठकर बरामदे में आया और वहां पड़ी चारपाई पर ढह गया। चारपाई ऐसी जगह बिछी हुई थी कि कूंदी के पीछे से निकलकर दरवाजे की जानिब जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब जबार के सो जाने का इंतजार लाजिम था, जिससे मीरू का दम घुटने लगा। मगर जबार के खराटों की आवाज ने उसको डरा दिया। वो गहरी नींद सो गया था, मगर ससुर को नींद ना आ रही थी। उसको अंदर कोठरी में गर्मी लगने लगी। वो उठकर बरामदे में आया और बैरूनी दरवाजे के आगे चारपाई डालकर सो गया। मीरू ने खुद को कोसा। वाह देहाती की अक्ल, औरत के कहने में आया और मौत के घड़े में आ फंसा। बूढ़ा सोने का नाम न ले रहा था और बार बार करवटें बदल रहा था। कमबख्त ने चारपाई भी ऐसी जगह डाली कि उधर से निकलकर दरवाजे तक आने का रास्ता बंद हो गया। अभी उसके सोने का इंतजार लाजिम था। कमरे के अंदर हब्स के बायस दम घुटने लगा। चीनी का बच्चा कसमस आया और उठने लगा। चीनी ने घबरा कर बच्चे के मुंह पर हाथ रखा कि कहीं उसके रोने से शौहर की आंख न खुल जाए और वो उठ बैठे। इस तरह चुप होने की बजाय दम घुटने से बच्चे ने और जोर से रोना शुरू कर दिया और घबरा कर चीनी ने कसकर उसका जबड़ा अपनी हथेली में भींचा, जिससे बच्चे का सांस बंद हो गया और उसकी आवाज भी। बच्चा तड़प कर ठंडा पड़ गया। चीनी ने अपना हाथ बच्चे के मुंह से हटा लिया और हाथ उसके पास ले जाकर उसका सांस देखने लगी। अभी उसके हवास ठिकाने न आए थे कि दूसरे बच्चे ने पहलू बदलना शुरू कर दिया और रोने लगा। उसकी आवाज को खामोश कराने को उस औरत ने फिर से वही अमल दोहराया। दूसरा बच्चा भी खामोश हो गया। जबार और ससुर दोनों सो गए तो शीनी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती कूंदी के पीछे आई और मीरू को बाजू से पकड़कर खींच कर कमरे में ले आई। बोली, अब तू किसी तरह बाहर निकल जा। फिर बच्चे जाग गए तो बाहर न जा सकेगा। लेकिन तुमने उनको खामोश कैसे कराया? मुंह को हाथ से बंद कर दिया था। उसे शक हुआ, देखो तो कहीं सांस तो हमेशा के लिए बंद नहीं हो गया। हाँ हो गई है। अरे कहीं मर तो नहीं गए? माँ ने दोनों की नाक पर बारी बारी हाथ रखकर सांस जांची। हाँ मर गए हैं। अब तू निकल, अपनी जान बचा। चचा खांस रहा है, वो अभी नहीं सोया। खिड़की से इधर को निकलकर पिछली दीवार से कूद जा। औरत का हौसला देखकर मीरू का सर घूम गया। उसको लगा कि उसके पास दिए की मध्यम रोशनी में मासूम बच्चों की माँ नहीं, कोई डायन खड़ी है। बेअख्तियार उसके मुंह से निकला, उफ उफ, तू औरत है कि डायन? ये कहकर वो कमरे की अकबी खिड़की से निकल भागा, पिछली जानिब की दीवार पर चढ़ा और धम से बाहर को कूद गया। आवाज पर ससुर ने पुकारा। ये कैसी आवाज थी? अरे कौन कौन करता उठ बैठा। भागने वाला भाग गया और कौन कौन करता रह गया। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि मीरू उस औरत की सफाकी से डर कर ऐसा गया कि वो पलटकर गांव भी नहीं आया। वो कम से कम दोस्तों से कहता था, यारो समझ में नहीं आता कि औरत ऐसे संगदिल भी हो सकती है कि इश्क के पीछे बच्चों को ही मार डाले। मैं ऐसी औरत की मोहब्बत से बाज आया। दूसरी बार मिलने का अब तस्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि शीनी के अंदोहनाक वाक़े के बाद भी संदेशे मिला करते थे कि एक बार मिलो ना। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।